लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं कि ओवैसी के आने से गुजरात में ऐसा हो जाएगा, ओवैसी मजलिस के आने से वो बीजेपी को फायदा हो जाएगा। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाह रहा हूं, आपने गुजरात में आखिरी मर्तबा सरकार कब बनाई थी? बताओ कांग्रेसियों, तुमने गुजरात में आखिरी मर्तबा अपनी सरकार कब बनाई थी? आपको मालूम है? कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? बच्चे तो नहीं देखे और नहीं देखेंगे इंशाअल्लाह। आप जो बुजुर्ग देखे वो देख चुके, वो भी नहीं देखेंगे। इतने सालों से ओवैसी नहीं आया, इतने सालों से साबिर नहीं आया, इतने सालों से मजलिस नहीं आई। आप कैसे हार गए? कैसे हार गए? क्या मेरे अजिन्नात आकर आपको बोले कि बीजेपी को वोट डालो? क्या मुफ्ती इस्माइल के मौकिल आकर आपको बोले? फिर कैसे आ रहे आप? इसका कोई जवाब नहीं है इनके पास। मगर अब जब आ रहे हैं तो कह रहे हैं देखो हमारे खाली 3 एमएलए हैं, तुम क्यों आए? आप भीख मांग रहे क्या मेरे से? 3 आपके एमएलए हैं, अगर मजलिस उसको 12 कर देगी तो आपका ही फायदा है ना इंशाअल्लाह ताला मजलिस के। हम 3 नहीं चाह रहे, हम बढ़कर चाह रहे हैं, हम अपना हिस्सा चाह रहे हैं। अगर हमारे गुजरात के पटेल भाई मुसलमानों की उनकी आबादी 1 है और उनके 47 एमएलए जीत सकते हैं और हमारे 3 क्यों जीत रहे हैं? बताओ कौन डील कर रहा है? कौन डील कर रहा है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर कांग्रेस के 12 एमएलए बीजेपी में भाग गए। मेरे से पूछ कर गए थे क्या? 12 भाग गए। क्या मैंने उनको बिठाकर हैदराबाद की बिरयानी खिलाई? वो तो मेरी बिरयानी नहीं खाए, वो तो नरेंद्र मोदी का ढोकला खाकर चले गए बीजेपी में। अब कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं बोलेगी इस पर। नहीं, आप क्यों आ रहे? राहुल गांधी अमेठी में हार गए, मैं नहीं था। कैसे हार गए राहुल गांधी बताओ? फिर आप केरल को जाते हैं, केरला को, वहां पर जीतते। क्यों जीतते? क्योंकि 35% मुसलमान है। अमेठी में हार गए, मैं नहीं था, मजलिस नहीं थी। मगर बोलेंगे नहीं नहीं ओवैसी वहां से गुजरा था, मैं तो गया भी नहीं। आपके 12-13 एमएलए गुजरात से चले गए। क्या यह बात सच नहीं है कि वडगाम के कांग्रेस के जो साबिका एक एमएलए थे मनी भाई चले गए, टाटा कर गए? क्या आपके खाने की दुकान पर मनी भाई खाकर गए थे क्या? कि भाई यहां पर अच्छा खाना मिलता है, मैं खा के जाऊंगा। मनी भाई चले गए। अच्छा, फिर एक और इनका एमएलए गया जिसका नाम है अश्विन कोटवाल। उसने पेपर में बयान दिया, मैं पढ़ा, जिसमें अश्विन कोतवाल ने कहा कि मैं कांग्रेस से जीतता जरूर था, मगर मैं, अश्विन बोल रहा है कि मेरे दिल में नरेंद्र मोदी की मोहब्बत थी। क्या मोहब्बत है कांग्रेसियों की! जबान पे मुसलमान और दिल में मोदी की मोहब्बत है, और आकर हमसे कह रहे हैं कि आप इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, महाराष्ट्र की असेंबली, विधानसभा में, असेंबली में मुफ्ती इस्माइल हमारे कायदे मुकन्नना है और धूलिया से फारूक शाह हैं। आप उठाकर असेंबली की कार्रवाई देख लीजिए।
बिहार में मजलिस के 5 एमएलए बिहार की विधानसभा को हिला के रख देते हैं। सीमांचल के इंसाफ की बात होती है। ये 3 जो जीत के गए, कितने बार मुंह खोला तुमने? कितने बार तुमने हक और इंसाफ की बात की? भारत की पार्लियामेंट में 540 की लोकसभा है, सिर्फ 2 रुकने लोकसभा है मजलिस के मेयर इम्तियाज जलील साहब। अब जब दोनों में से कोई एक खड़ा हो जाता है 5-6 मिनट के लिए बोलने के लिए, तो बीजेपी के 300 एमपी खड़े हो जाते हैं, क्या बोलेगा सुनने के लिए? हम सिर्फ 5-6 मिनट बोलते हैं, 5-6 मिनट, और सब खड़े हो जाते हैं। कौन नरेंद्र मोदी के सामने एनपीआर एनआरसी के कानून को फाड़ दिया? क्या कांग्रेसियों ने पढ़ा था? अमित शाह बैठे हुए हैं। मैंने कहा यह कानून काला कानून है, मैं नहीं मानता, इसको फाड़ूंगा। आपने भी यहां पर वडगाम में एनपीआर एनआरसी के खिलाफ एहतजाज किया, मैं आपको सलाम करता हूं। अल्लाह आपकी उस कुर्बानी को कबूल करे। 250 लोग जेल को गए। दिल पर हाथ रखकर बोलो, क्या कांग्रेस ने कहा कि तुमको छोड़ना चाहिए जेल से? दिल पर हाथ रखकर कहो कि जब 250 लोग एनपीआर एनआरसी में वडगाम के उसमें जेल में गए तो क्या कांग्रेसी बोले? कब बोली कांग्रेस? जब पट्टीदारों के लोग जेल में थे तो कांग्रेस ने कहा छोड़ो और केस को वापस लो। मगर जब वडगाम का मुसलमान जेल में था तो तुमको पट्टीदार की जबान और उनसे मोहब्बत और हमारे से मोहब्बत नहीं। यह फर्क है, याद रखो आप। यकीनन बीजेपी को हराना है। कौन कह रहा है नहीं हराना है? हम ही तो लड़ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। पार्लियामेंट में हर चीज में मजलिस मुखालिफत करती है। ट्रिपल तलाक का कानून आया तो मजलिस ने मुखालिफत की। एनपीआर एनआरसी का कानून आया, मजलिस ने कानून की कॉपी को फाड़ा। यूएपीए का कानून आया, हमने मुखालिफत की, कांग्रेस ने तायीद की। क्या कांग्रेस ने अमित शाह के लाए हुए तरमीमी बिल की तायीद नहीं की? तायीद की। और आज आप हम पर उंगलियां उठाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि मेरी जमात का पैगाम यही है कि आपके सियासी नुमाइंदे कामयाब होकर जिला परिषद हो, असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, जाना चाहिए। आपकी आवाज सुननी चाहिए। अगर आप नहीं आवाज उठाएंगे और सिर्फ कहेंगे कि हम सिर्फ आंसू बहा देंगे, डर कर, याद रखिए आप जमहूरियत में हैं, लोकतंत्र में हैं। आपको अपना हक मिलना चाहिए। और हक कैसे मिलेगा? जब आप अपने वोट से अपनी पार्टी के नुमाइंदों को कामयाब करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम है। अब मुझे किसी ने पूछा कि ये ज्ञानवापी के नीचे क्या देखना चाह रहे, ताजमहल के नीचे क्या देखना चाह रहे, कुतुब मीनार के नीचे क्या देखना चाह रहे? तो सोशल मीडिया पर मैंने ये पढ़ा, मेरे को नहीं मालूम, वल्लाहु आलम। किसी ने कहा सोशल मीडिया पर लिखा कि वो ताजमहल देखने गया था। आगरा के ताजमहल के जो क्यूरेटर जिम्मेदार थे उनके साथ उनका रिश्तेदार था। तो उस लड़के ने कहा, लिखता है कि मैं ताजमहल के नीचे जाना चाह रहा था तहखाने में। तो उसको डायरेक्टर ने कहा कि देखो सेल फोन की इजाजत नहीं है, सेल फोन रख दिए। फिर जब नीचे गए तो फिर चेक किया गया कि क्या सेल फोन है, नहीं था। फिर जब दरवाजा खोलने की बात आई तो कहा दरवाजा नहीं खोलेंगे, उस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मोहर है। उनसे कहा गया कान लगाकर सुन लो। तो उस लड़के ने ताजमहल के तहखाने में जो कमरा है उसमें कान लगाकर सुना। और वो खुद सोशल मीडिया पे लिख रहा है कि उसने बड़ी खूबसूरत इंसान की आवाजें सुनी। उसने
बड़ी खूबसूरत इंसान की आवाजें सुनी और वो क्या कह रहे थे ताजमहल से कि चौकीदार को बोलो नौकरियां नहीं है नौजवानों के पास, चौकीदार को बोलो कि पेट्रोल की कीमतों को कम करें। आवाज सुरीली आवाज आ रही थी कि चौकीदार से बोलो कि महंगाई बहुत बढ़ गई, कम करो। और फिर बाद में आवाज आई कि चौकीदार चोर भी है। ये मैं नहीं, वो तो लिखा है, मुझ पर केस नहीं बुक कर सकते आप, सोशल मीडिया में आया है। ताजमहल के तहखाने में क्या है? अमा यार, हमारे घर में चिराग नहीं जल रहा है गरीबों के, तुमको ताजमहल के तहखाने की फिक्र है, कुतुब मीनार की फिक्र है, तुमको हर चीज की फिक्र है, मगर भारत के गरीबों की फिक्र नहीं। देश के प्रधानमंत्री को अय्यूब पटेल की बेटी की तकलीफ को देखकर देश के प्रधानमंत्री भावुक हो जाते, मगर खंबाट और हिम्मतनगर में उन गरीबों को जो धूप में आज अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनके घरों को तोड़ दिया गया, देश के प्रधानमंत्री, क्या आपके आंख में आंसू नहीं आएंगे? क्या आपके आंख में आंसू सिर्फ टीवी कैमरा को देखकर आएंगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये भारत की हकीकत है। कब तक है परमिशन? हाँ ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ नहीं नहीं, बारे 10 बजे खत्म करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा बाकी रखेंगे ना। मैं फिर आऊं ना, मत आऊं, फिर आना पड़ेगा ना मुझे। आप तमाम लोग हमारा साथ देंगे ना, आप तमाम लोग वडगाम से मजलिस को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह। जरा हाथ उठाकर बोल दीजिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि अपनी सियासी आवाज को बनाइए। मेरी जिंदगी का, आपकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जब हम उत्तर प्रदेश में थे तो 6 गोलियां चलाई गई, अल्लाह का करम था, बच गए। तो ये जालिम बोले नहीं, नीचे क्यों चलाए? तो मेरे प्यारे, कभी तुम अपने घर में खुद अपनी बीवी को बोलो कि बेगम मैं गाड़ी में बैठता हूं, जरा मेरे पैर के करीब मार के दिखाओ। एक पटाखा इनको फुटता है तो रात भर नींद नहीं आती। तो बहरहाल अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। मैं आपको सलाम करता हूं और आपसे वादा कर रहा हूं कि वडगाम को फिर से आऊंगा और आपके किसी एक दुकान में बैठकर खाना भी खाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।